आज हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एटम्स एंड न्यूक्लियाई। इसमें हमारा सबसे पहला चैप्टर रहता है एटम्स। ठीक है। एटम के बारे में सबसे पहले डाल्टन साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें बताया कि जो स्मॉलेस्ट एंटिटी आपकी एग्जिस्ट करती है यूनिवर्स में वो है आपका एटम। ठीक है। और जो सबसे पहला मॉडल प्रपोज किया गया वो किया गया थॉमसन के द्वारा। जे थॉमसन साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा कि जो आपका एटम है इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस ऑफ 10⁻⁻10 मीटर। बहुत ही छोटा रेडियस मतलब बहुत छोटे साइज का एटम आपका एग्जिस्ट करता है और इतना छोटा है कि आप नेक्ड आई से उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो। फिर उन्होंने कहा कि एंटायर मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। पॉजिटिव चार्ज आप देख रहे हो डायग्राम में, इसमें पूरे एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और जो नेगेटिव चार्ज है ये आपका जस्ट लाइक सीड्स इन वाटरमेलन, जैसे आपके सीड्स रहते हैं वाटरमेलन में, उस तरह से आपका नेगेटिव चार्ज इसके अंदर रहता है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वैल्यू इक्वल है, दैट मीन्स टोटल जो आपका एटम रहेगा इट विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है। अब जो ये मॉडल था ये मॉडल आपके स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो पहली लिमिटेशन तो यही होगी इसकी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। दूसरा था इसमें लिमिटेशन कि ये जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग रदरफोर्ड ने की थी तो ये लार्ज एंगल पे क्यों अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो रहे थे, तो ये इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ठीक है। तो इसके बाद हमारा दूसरा मॉडल दिया रदरफोर्ड ने, जिन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग की और उससे कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाली। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में किया क्या गया था कि एक गोल्ड फॉइल ली गई और उस गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई गई। ठीक है। अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की गई तो देखा गया कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल तो स्ट्रेट ही निकल गए, थोड़े से एंगल पे डेविएट करके ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही निकल गए। लेकिन बहुत कम, राउंड अबाउट 8000 में 1 अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो आपका 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो रहा था। ठीक है। तो इससे क्या ऑब्जर्वेशन की गई, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट वे, ओनली 0.14% ऑफ इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल स्कैटर बाय मोर देन 1 डिग्री। ठीक है। सिर्फ थोड़े से ही 1 डिग्री पे स्कैटर हुए और 8000 में सिर्फ एक ही अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो मोर देन 90 डिग्री स्कैटर हो रहा था। ठीक है। तो इससे इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो एंटायर पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम है इट मस्ट बी कंसंट्रेटेड इन अ टाइनी सेंट्रल कोर ऑफ द एटम। दिस टाइनी सेंट्रल कोर ऑफ एटम वाज कॉल्ड एटॉमिक न्यूक्लियस। बोलने का मतलब ये हुआ कि अल्फा पार्टिकल क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जिसको हम हीलियम पार्टिकल भी कहते हैं, तो ये अगर टकरा के वापस हो रहा है तो दैट मीन्स कोई हाई डेंसिटी की का ऑब्स्टेकल आगे है, हाई डेंसिटी का ऑब्स्टेकल जो इसके इतने बड़े अल्फा पार्टिकल को स्कैटर कर पा रहा है। तो ये हाई डेंसिटी का ऑब्स्टेकल मस्ट बी अ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव ही पॉजिटिव को रिपेल कर सकता है। तो इससे इन्होंने कंक्लूड किया कि जो थॉमसन ने कहा कि पॉजिटिव चार्ज सारे एटम के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ऐसा नहीं है। आपका पॉजिटिव चार्ज किसी एक पॉइंट पे सेंटर पे लाई कर रहा है, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज वहीं पे लाई कर रहा है, क्योंकि बाकी हिस्सों में स्कैटरिंग नहीं हो रही है, पार्टिकल सीधे ही निकल रहे हैं अल्फा पार्टिकल, तो दैट मीन्स बाकी स्पेस आपका एम्प्टी होगा, यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये थी रदरफोर्ड की आपकी एजम पोस्टुलेट्स। इसके ऊपर हमने एक और आर्टिकल करना है इसमें, वो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब अल्फा पार्टिकल पीछे से बम्बार्ड किए जाएंगे तो दैट मीन्स दे हैव काइनेटिक एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी, और मैंने आपको कहा अल्फा पार्टिकल मीन्स हीलियम पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो जब पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को अप्रोच करेगा तो नेचुरली कूलम्स रिपल्शन इसमें आएगी। कूलम्स रिपल्शन आएगी तो धीरे धीरे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होती जाएगी और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है अल्फा पार्टिकल की और जो रिपल्शन है कूलम्स लॉ की, ये ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगी। और इक्वल होने की वजह से दोनों का नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, 0। तो आपकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे आके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और आपका जो अल्फा पार्टिकल है वो r0 डिस्टेंस पे, सेंटर से r0 डिस्टेंस पे जाके रुक जाएगा। ये जो r0 डिस्टेंस पे जाके वो रुका, इसको बोलते हैं हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है। तो इसको आर्टिकल को हम करेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। जैसे मैंने आपको कहा अल्फा पार्टिकल पहले काइनेटिक एनर्जी के साथ आएगा टुवर्ड सेंटर, और कूलम्स रिपल्शन की वजह से जो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज होती जाएगी और किस में कन्वर्ट होती रहेगी,
पोटेंशियल एनर्जी पे। आर नॉट पे आके उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी ड्यू टू कूलम्स रिपल्शन, और इस पॉइंट पे आपकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी पे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे आर नॉट के ऊपर। तो आर नॉट पे सबसे पहले हमारा चार्ज अल्फा पार्टिकल पे कितना है, +2e। न्यूक्लियस कोई भी हो सकता है, गोल्ड फॉइल का न्यूक्लियस है तो उसका एटॉमिक नंबर आप लिख सकते हो, तो Q2 आ गया +ZE। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट आर नॉट। आर नॉट पे आपको फॉर्मूला सभी को पता है, 1/4πε0 Q/r। तो Q हम इसमें न्यूक्लियस का चार्ज लेंगे, दैट इज ZE, और आर नॉट ले लेंगे वो डिस्टेंस जहां पे जाके आपका अल्फा पार्टिकल रुक रहा है। उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कितनी होगी, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला लगेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया न्यूक्लियस का और चार्ज लेंगे हम अल्फा पार्टिकल का। फिर ये कहता है कि शुरू में वो काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा था, लेट इट बी ½ mv², वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। अब जैसा कि मैंने ऊपर आपको कहा, आर नॉट पे आके जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी जो शुरू में काइनेटिक एनर्जी थी वो कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है वो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से हम आर नॉट की वैल्यू निकालेंगे, दैट विल बी ZE2E/4πε0 ½ mv²। तो ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे इम्पैक्ट पैरामीटर की। तो इम्पैक्ट पैरामीटर है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आपका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर सेंट्रल लाइन के साथ बनाएगा। तो ये आपका अल्फा पार्टिकल आ रहा है मान लो, और ये सेंट्रल लाइन आ गई जहां से आपका न्यूक्लियस का डिस्टेंस आता है, न्यूक्लियस से जो पास करेगी। तो इससे आपका जो डिस्टेंस आएगा अल्फा पार्टिकल का, जब वो बहुत दूर है, जब आपकी डेविएशन नहीं हो रही है न्यूक्लियस की वजह से, ठीक है, उस पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंट्रल लाइन बनाएगी अल्फा पार्टिकल के साथ, उसको बोल देंगे इम्पैक्ट पैरामीटर। तो इसमें हमने स्टडी क्या करना है, ये हमें बताता है कि जब इम्पैक्ट पैरामीटर ये b कम होगा, जितना ये कम होगा उतनी डेविएशन आपकी ज़्यादा होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज उसको ज़्यादा रिपेल करेगा, और जितना b बड़ा होगा डेविएशन उतनी ही कम होगी। देखो यहाँ पे आपकी डेविएशन हो रही है, जैसे पॉजिटिव चार्ज आपके एटम के नज़दीक पहुँच रहा है तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा और आपका जो अल्फा पार्टिकल वो डेविएट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है आपको ग्राफ से कि जब आपका इम्पैक्ट पैरामीटर जो आपका डिस्टेंस है वो कम है तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा है, देखो ज़्यादा डिफ्लेक्ट किया है, और जैसे जैसे आपका इम्पैक्ट पैरामीटर बड़ा होता जाएगा डेविएशन थोड़ी कम होती जाएगी। ठीक है, तो इम्पैक्ट पैरामीटर जनरली क्या डिटरमिन करता है, ये डिटरमिन करता है द ट्रेजेक्ट्री ट्रेस्ड बाय एन अल्फा पार्टिकल इन पासिंग थ्रू द गोल्ड फॉइल, कि जो आपका पाथ है वो कैसा होगा अल्फा पार्टिकल का। अगर वो आपके न्यूक्लियस के नज़दीक से ट्रैवल करेगा तो डेविएशन ज़्यादा होगी, मतलब ट्रेजेक्ट्री आपकी ज़्यादा डेविएट करेगी। अगर वो आपके न्यूक्लियस से दूर है तो वो स्ट्रेट ही निकल जाएगा, उसके पाथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका एक मैथमेटिकल रिलेशन है, ये आपने कर लेना है। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो एग्जाम में, इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है। b = 1/4πε0 ZE² cot θ/2/E। ठीक है, E है आपके लिए काइनेटिक एनर्जी और थीटा है वो एंगल ऑफ डेविएशन जो बताता है कि अल्फा पार्टिकल कितने एंगल पे डेविएट किया अपने स्ट्रेट पाथ से। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें रदरफोर्ड मॉडल के बारे में पढ़ते हैं। रदरफोर्ड मॉडल के आपने पोस्टुलेट्स पढ़े हुए हैं, मैं नहीं बताऊंगा ज़्यादा। इसमें आपका जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर पे लाई करता है, लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम थी जो इसने आपके बोहर मॉडल ने एक्सप्लेन की थी कि इन्होंने ये नहीं बताया कि जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो डेफिनेट ऑर्बिट में मूव करते हैं। ठीक है, उन्होंने जस्ट इतना ही कहा कि वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। ठीक है, तो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते रहते हैं तो इससे इसकी लिमिटेशन बन जाती है, लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटम मॉडल। लिमिटेशन कहती है कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी सर्कल में रोटेट कर रहे हैं तो जब वो रोटेट करेंगे तो रोटेट करने की वजह से इलेक्ट्रॉन लूजेज एनर्जी साइमल्टेनियसली। ठीक है, कंटिन्यूसली वो क्या करेगा, एनर्जी को लूज करता रहेगा। ठीक है, और लूज करेगा तो जैसे जैसे घूमने की वजह से एनर्जी कंज्यूम करेगा और अपना स्पाइरल पाथ कम होता जाएगा उसका, और धीरे धीरे वो कहाँ चला जाएगा, सेंटर में जाके गिरना चाहिए न्यूक्लियस के। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में तो ऐसा नहीं देखा गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रदरफोर्ड मॉडल में भी कुछ कमी पाई गई थी। इसी को हम बोलते हैं लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड्स एटम मॉडल। ठीक है, तो इसके साथ ही आज का टॉपिक खत्म हुआ।